अपराध की दुनिया ने कई रोचक, डरावने और हैरान करने वाले किस्से देखे हैं, लेकिन लुटेरी दुल्हन एक ऐसा छल है जो पहले प्यार की मीठी मीठी बातों में फंसाती है, फिर धीरे धीरे अपने शिकंजे में लेकर घर के अंदर घुसती है और जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर देती है। इश्क और फरेब का ऐसा जाल बुनती है जिसमें फंसने वाले को कुछ समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, लालच और धोखे की ऐसे परतें खोलता है जो समाज और व्यवस्था दोनों पर गहरे सवाल खड़े करती है। आज प्यार के पोस्टमार्टम में बात होगी कानपुर की उस लड़की की जिसे कभी एक मासूम, शांत, संस्कारी दुल्हन के रूप में देखा गया, बाद में आरोपों के भंवर में फंसकर लुटेरी दुल्हन के नाम से पहचाने जाने लगी। इस कहानी में रहस्य है, पुलिस कार्रवाई है, कोर्ट की जटिल सुनवाई है और कई ऐसी पीड़ित हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो गई। कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। कानपुर में एक दूल्हे ने पूरी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी की। उसे लगा कि उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम, विश्वास, समझ होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी नई नवेली दुल्हन घर से गायब हो गई और साथ ले गई लाखों रुपए के जेवर, नकदी और महंगी चीजें। शुरू में परिवार को लगा कि शायद किसी विवाद या गलतफहमी के चलते दुल्हन मायके चली गई होगी, मगर जब उसके मोबाइल नंबर बंद हो गए, व्हाट्सएप पर जवाब देना बंद हो गया और मायके में भी किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, तब सच्चाई की पहली झलक सामने आई। क्या थी झलक? कि धीरे धीरे सामाजिक मीडिया और स्थानीय अखबारों में खबरें आने लगी कि ये पहली घटना नहीं है। इसी तरीके की शादी और इसी तरीके की गायब होने की कहानी कई जगहों पर दोहराई गई है। इसके बाद लुटेरी दुल्हन का नाम मीडिया में छा गया। जांच के बाद पुलिस ने जिस लड़की को इस मामले में आरोपी बताया, उसका नाम था दिव्यांशी। उसकी तस्वीरें सामने आते ही लोग चौंक गए। एक शांत, कम बोलने वाली लड़की, मासूम सी दिखने वाली लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? यह सवाल सबके मन में था। पुलिस का दावा था कि दिव्यांशी अक्सर बुजुर्ग, तलाकशुदा या अकेले रहने वाले पुरुषों को निशाना बनाती थी। कुछ मामलों में उसकी शादी 55 से लेकर 62 साल तक के पुरुषों से भी हुई। कहा गया कि वो सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट्स और दलालों के जरिए संपर्क बनाती थी और फिर शादी करके कुछ ही दिनों में घर से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो जाती थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के आरोपों में नया मोड़ आया। पता चला कि दिव्यांशी किसी ठगी गैंग का हिस्सा थी। पुलिस की माने तो गैंग में एक कथित पति भी था जो खुद को उसका भाई या रिश्तेदार बताकर साथ में रहता था। कुछ और सदस्य शादी की सारी व्यवस्थाएं करवाते थे। पंडित, बाराती, गवाह सब नकली। शादी के बाद दुल्हन के घर पहुंचकर वातावरण पर पकड़ बना लेती थी, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर पति को बेहोश कर दिया जाता था। उसके बाद रातों रात दुल्हन और उसकी गैंग के सदस्य घर से सारे कीमती सामान लेकर फरार हो जाते। और ये आरोप तब और मजबूत हुए जब कुछ अन्य पीड़ित भी सामने आए। उनमें से एक था दारोगा, एक बैंक अधिकारी, कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी भी, और सबकी कहानी लगभग एक ही जैसी थी। शादी, प्यार, विश्वास और फिर लूट। पुलिस ने जब बैंक खातों की पड़ताल की तो कथित रूप से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई। पुलिस का आरोप था कि दिव्यांशी के कई बैंक खाते थे। एक एक खाते में लाखों की रकम जमा करी गई और निकाली गई। गैंग के दूसरे सदस्यों के खाते में भी संदिग्ध लेन देन जो है वो पाया गया। हालांकि कोर्ट में यह सिद्ध करना मुश्किल रहा कि ये रकम ठगी से कमाई गई थी या ये सिर्फ संदेह के आधार पर की गई जांच थी। यही बात कोर्ट की कार्यवाही में सामने आई। इस मामले की सबसे दर्दनाक परत पीड़ितों की है। कई पीड़ित आगे आए और अपनी कहानियां बताई। एक 62 वर्षीय पीड़ित की कहानी। एक रिटायर्ड कर्मचारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जीवन के इस पड़ाव में मैंने सोचा था कि जीवन का खालीपन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी में जो आया वो सिर्फ धोखा था। शादी के 7 दिन बाद ही वह सब कुछ लेकर चली गई। आज मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। बैंक अधिकारी ने बताया कि उसे लगा कि वह इज्जत और नौकरी को समझेगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना समय बिताया कि घर की संरचना और कीमती सामान की जगह का अंदाजा लगा सके। एक पुलिस अधिकारी तक इस जाल में फंस चुका है। उसने बताया कि मुझे यकीन नहीं था इतना प्लानिंग करके कोई शादी कर सकता है। इन कहानियों को सुनकर समझ में आता है कि मामला सिर्फ आर्थिक नुकसान का नहीं, भावनात्मक शोषण का भी है। पुलिस ने एक बड़ी अभियान के तहत दिव्यांशी को गिरफ्तार किया। उस पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। ठगी, धोखाधड़ी,
ब्लैकमेलिंग और कुछ मामलों में गंभीर यौन अपराधों से संबंधित आरोप भी। पुलिस ने दावा किया कि उसके बयान बार-बार बदलते रहे। उसके गैंग सदस्यों को पकड़ने का भी प्रयास हुआ, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया जबकि कुछ अभी भी फरार बताए गए हैं। मामला जब अदालत पहुंचा तो कई नई बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि कोर्ट को पुलिस के दावों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शन संदिग्ध है, पर इन्हें सीधे ठगी साबित नहीं किया जा सकता। पुलिस के प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ठगी साबित करने के लिए ठोस कड़ी नहीं दिखाई दे रही। पीड़ितों के बयान विरोधाभासी हैं। नशीला पदार्थ देने के आरोप के ठोस मेडिकल प्रमाण नहीं हैं, और इन सब कारणों के चलते अदालत ने दिव्यांशी को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दे दिया। इस फैसले ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने जल्दीबाजी में ये केस बनाया है, तो लोग कुछ दावा कर रहे हैं कि गैंग बेहद चालाक था और सबूत मिटा दिए गए। कुछ का कहना है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना मीडिया ने दिखाया है। ये केस सिर्फ आपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि समाज में कई प्रकार की बहसें इससे छिड़ गईं। जैसे कि क्या मैट्रिमोनियल साइट्स सुरक्षित हैं? क्या अकेले रहने वाले बुजुर्ग के साथ ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? क्या शादी अब ठगी का एक नया जरिया बनती जा रही है? या क्या पुलिस की जांच पारदर्शी थी? दिव्यांशी अपराधी है या पीड़ित है? कुछ लोग कहते हैं कि वो अपराधी है और गैंग चलाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद खुद किसी गैंग के चंगुल में फंसी हुई है और सिर्फ एक मोहरा है। फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे पीड़ित एक जैसी कहानी कैसे बता सकते हैं? यही इस केस की जटिलता है। दिव्यांशी जमानत पर बाहर है, मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। पुलिस कुछ पुरानी शिकायतों की दोबारा जांच कर रही है। कुछ पीड़ित चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और सबसे बड़ी बात, समाज इस घटना से अब भी उभर नहीं पाया है। समाज में ऐसी न जाने कितनी दिव्यांशी हैं जो प्यार और धोखे की साजिश रचती हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और फिर आएंगे ऐसी ही और भी कहानियां लेकर। बने रहिए कड़क के साथ।